नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी गौरी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, शाम को जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर पहुंचे तो उनके पैरों की सुस्त चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। बाबू राधा कृष्ण बरामदे में पड़ी एक आराम कुर्सी पर गिर से पड़े। कुंती ने काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने जोर देकर कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी, उनकी बेटी, किसी अपराधिनी की तरह माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। बच्चों, अपराधिनी किसे कहते हैं? अपराधिनी उसे कहते हैं जिसने कोई अपराध किया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। ना वो होती, ना पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। गौरी यहाँ पर बच्चों ये सोच रही थी कि उसके पिता की कठिनाइयों, उनकी परेशानियों का कारण वही है। अगर वो ना होती तो उसके विवाह की चिंता भी पिता को ना होती और उनको जगह जगह उसके विवाह के लिए इधर उधर भटकना ना पड़ता। उसका जी चाहता था कि पिताजी से कहे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगी, ना करे तो भी वो सुखी है, लेकिन उसके संस्कार उसे मुंह खोलने की इजाजत नहीं देते थे। अब यहाँ पर गौरी का मन कहता था कि अपने पिताजी से कहे कि उसके विवाह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी हो या ना हो, वो सुखी है, चाहे जिसके साथ उसका विवाह कर दे, उसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उसके संस्कार, बचपन से जिस तरह से उसको पाला पोसा गया था, वो अपने पिता के सामने मुंह नहीं खोल सकती थी। वह सोचती, क्या मैं माता पिता के लिए इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन मेरे विवाह के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी व्यथित हो उठी। बच्चों, वो सोचती, क्या मैं माता पिता के लिए इतनी भारी हो गई हूँ कि वो हर समय मेरे विवाह के बारे में चिंता करते रहते हैं। आत्मग्लानि का मतलब क्या होता है बच्चों? आंतरिक पश्चाताप। वो अपने आप को दोषी मानने लगी थी और वो अपने आप को बहुत ही क्षोभ से भरी रहती। क्षोभ माने दुख और व्यथित माने परेशान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौरी बाबू राधा कृष्ण की एकमात्र संतान थी। वे उसका विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे, लेकिन योग्य वर का मूल चुकाने लायक धन संपत्ति उनके पास ना थी। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। इसलिए गौरी 29 साल की हो गई थी, पर अभी तक उसके हाथ पीले ना हुए थे। गौरी कौन थी? राधा कृष्ण की अकेली संतान थी, अकेली पुत्री थी, और वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। यही उनकी सबसे बड़ी कठिनाई थी। अब उनकी पुत्री का जो उम्र थी धीरे धीरे बढ़ रही थी और गौरी इस समय 29 साल की हो गई थी और उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। गौरी का लालन पालन उन्होंने बड़े लाड प्यार से किया था। प्रायः उसके सभी हट पूरे हुआ करते थे। हट माने जिद। इसी कारण से गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चय और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से कोई उसे हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके मन में आया कि वह अपने पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वो स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती है, लेकिन 1000 बार निश्चय कर भी वो अपने पिता से ये बात ना कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई।
राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास में रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक ठीक होने को वहाँ है ही क्या? सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहे तो सब ठीक है, न करना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता माने बेचैनी से, जिज्ञासा से। फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह से देखा। कहकर राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती कुछ समझ ना पाई, वो बोली, जरा समझाइए आप क्या कहना चाहते हैं? राधा कृष्ण, समझाता हूँ, वो लड़का लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी विवाह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रंग रूप बहुत खराब है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रंग रूप नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतना सीधा पन भी क्या आदमी ही ना दिखे। उम्र भी तो 35-36 की है, साथ ही 2 बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद विवाह ना करते। उनकी दूसरी शादी है, उनकी उमंगे, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। धाय जानते बच्चों क्या होता है? धाय जो देखभाल करती है। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। वे साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे अपने बच्चों के बहाने ही तो शादी करते हैं, नहीं तो ये कहेंगे कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वो आदमी कपटी नहीं है। कपटी माने उसके अंदर जरा सा भी चालाकी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, यानी वो बहुत साफ हृदय के, उनका दिल बिल्कुल साफ है। पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी और फटी फटी चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करता है। आजादी की लड़ाई में 3 बार जेल जा चुका है। किस दिन चला जाता है कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता, पर वो गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात ये है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कहता, उन्हें बुला आया हूँ, अगले रविवार को आएंगे, जिससे तुम भी देख लो। वे आने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेगी, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माता पिता के बीच में जितनी बातें हो रही थी, गौरी दरवाजे के पीछे उनकी बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जाग गए। जिस लड़के को लेकर उनके पिता थोड़े से असंतुष्ट नजर आ रहे, संतुष्ट नहीं थे, दुखी थे, लेकिन गौरी के हृदय में उस व्यक्ति के लिए श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण बाबू अपनी बैठक में चले गए। उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तराशने के लिए पत्र लिखे। योग्य वर, अच्छा दूल्हा ढूंढने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। अगला रविवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखाने आने वाले थे। राधा कृष्ण जी ने कहा, किसी बाहर वाले को कुछ मालूम ना पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। घर के भीतर आंगन में उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। बहुत साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी जैसे व्यक्ति के लिए किसी आडंबर कहते दिखावे की आवश्यकता भी तो ना थी। ठीक समय पर सीताराम बाबू अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न और बड़े हंसमुख थे। आकर वे घर में इस प्रकार खेलने लगे जैसे वे इस घर से चिर परिचित हो, पूरी तरह से
जानकारी रखते हो। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर में उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन जैसे खूबसूरत बगीचा होता है ना, वैसा दिखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि किसी प्रकार का संबंध स्थापित हुए बिना सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दें तो वो खुशी खुशी ले ले। वो बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई, तन्मय माने डूब गई, कि क्षण भर के लिए भूल गई कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बात करनी है। उसी समय छोटे बच्चों को जैसे याद आया, दौड़कर पिताजी के पास गया, उनके पैरों के बीच खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। उसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वो न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या तुम हमारी यानी हमारी माँ हो? गौरी ने देखा, हष्टपुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना सच्चा। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक गहरी सांस लेकर कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसके माता पिता दोनों सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटी जरा चलो। यानी वो दोनों बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई थी कि उसकी माँ देखकर एक गहरी सांस लेकर कुछ संतुष्ट होकर वहां से चली गई। गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ शिकायतें भी करनी थी जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। छोटे बच्चों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं। गौरी को देख करके उनके मन में भी अपने पिता की शिकायत करने का उन्हें अवसर मिला और वो चाहते थे अपने पिता की शिकायतें सब कुछ उससे कह दें। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छी नहीं है। माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने कहा, तो तुम दोनों भाई यहाँ रह जाओ, बाबू को जाने दो, ठीक है ना? काफी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और ये मैं जानता था कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन बच्चों को जरूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर मैं स्वयं हंस पड़े। अब उनको भी लग रहा था कि इस उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों की आवश्यकता, बच्चों का पालन पोषण बहुत आवश्यक था, इसलिए उन्होंने विवाह करने की सोची। ये बात उन्होंने यहाँ पर आकर स्पष्ट कर दी। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी बेटी इनके बच्चों की धाय बनकर रह जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे कह रही थी, किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। उसने बच्चों की तरफ देखा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी विलासी, जो विलासिता की बेड़ों में जकड़ा हुआ युवक हो, जो कि जिसके अंदर कोई ऐब हो, ऐसे युवक की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं इतने सुंदर भोले भाले बच्चों की माँ बनना चाहूंगी। सीताराम जी के जाने के लिए तैयार
देखकर बच्चे फिर गौरी से निपट गए। यदि राधा कृष्ण झूठ ही सही एक बार भी कहते बच्चों को छोड़कर जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात ना हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस, मिठाई का प्रलोभन क्या होता है, लालच देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी का पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देरी है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थितियां, अंग्रेजी शासन का रुख और महात्मा गांधी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं थी। उन्हें बच्चों की बड़ी चिंता रहती थी। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें विवाह के निश्चित होने की तिथि लिखकर उनके समक्ष आने वाली थी। उनके सामने देश की परिस्थितियां भी कुछ इस प्रकार थी। अंग्रेजी शासन का रुख और महात्मा गांधी के जो वक्तव्य थे उनको पढ़कर वह समझ रहे थे कि निकट भविष्य में ही सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। पता नहीं उन्हें कब जेल जाना पड़ जाए। पहले उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए उनकी बुआ थी, लेकिन अब वो भी नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने बच्चों की बहुत चिंता सता रही थी। बच्चे भी सदा मामा की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा, गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, कृपया आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को ये समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का बहाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने जन्म पत्री भेज दी। जन्म पत्री भेजने के कुछ दिनों बाद उत्तर भी आ गया, जन्म पत्री नहीं मिली, इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिए। सीताराम जी को सब कुछ समझ में आ रहा था कि जन्म पत्री क्यों मांगी जा रही है। वो विवाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार अपनी जन्म पत्री भेज दी। लेकिन उन्होंने बहाना फिर देख लिया कि जन्म पत्री दोनों की नहीं मिल रही, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। उन्होंने क्षमा मांगी। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। उनकी समझ में यह हर तरह से गौरी के योग्य था। परिवार धनवान था, पर लड़का अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ था। आगे उन्नति की आशा थी। बीए पास था, देखने में सुंदर ना था, बदशक्ल भी कहा जा सकता था, लेकिन पुरुषों की कमाई देखी जाती है कि ना कि सुंदरता। इसलिए राधा कृष्ण जी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि कमाऊ दामाद मिला है। इधर बाबू राधा कृष्ण जी ने क्या किया, गौरी का दूसरा विवाह तय कर दिया। वो एक तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ था। उसकी उन्नति की भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। बीए पास भी था, देखने में लेकिन सुंदर नहीं था। लेकिन फिर भी राधा कृष्ण जी ने सोचा कि उन्हें एक कमाऊ दामाद मिल गया, इसलिए उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया। विवाह आगामी आषाढ़ में तय हुआ था। दोनों और विवाह की तैयारियां हो रही थी। राधा कृष्ण की यही तो एक बेटी थी। वे बड़ी तन्मयता से गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। तन्मयता मैंने पूरी तरह डूब करके बहुत अच्छे गहने बनवाए थे, बहुत अच्छे कपड़े खरीद रहे थे। शादी देर से हुई, क्या हुआ, वर भी तो अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी, उसकी आंखों में दृश्य झूलने लगता, उसका दामाद बड़ा साहब हो गया है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे। पर गौरी को कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती, और याद आ जाते विनयी, विनम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। इधर शादी की तैयारियां हो रही थीं, उधर गौरी जो थी, सीताराम जी उनके बच्चों के विषय में सोच रही थी। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, उत्सर्ग माने बलिदान कर दिया है। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें नायाब तहसीलदारी न मिल जाती। पर सीताराम जी ने अंग्रेजी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना उन्होंने जो अंग्रेज सरकार थी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। दूसरी ओर थे
गौरी के होने वाले पति नायाब तहसीलदार साहब, जो अपने आराम और सुख के लिए ब्रिटिश शासन के सरकार के हुक्म पर अपने ही देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में संकोच न करते थे, वो पूरी तरह से अंग्रेज के भक्त थे। ये सच था। गौरी जब भी इस बारे में सोचती थी उसका मन घृणा से भर उठता था, लेकिन उसके मन के भावों की परवाह किसी को भी ना थी। वह मन ही मन दिन रात विकल सी रहती थी। विकल माने परेशान। चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वो नायाब तहसीलदार से शादी ना करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी ना कहने देती। जो विवाह की तिथि माने तारीख नजदीक आ जा रही थी, गौरी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा लज्जा समाई हुई थी। वो अपने मन की बात अपनी माँ से भी नहीं कह पा रही थी। विवाह की निश्चित तिथि से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायाब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई। देहांत माने मृत्यु होती है। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियां हो रही थी। रोज ही रोज न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों पर अत्याचार कर रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। पता नहीं सीताराम जी गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं, ऐसा न हो उन बेचारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। वो रोज अखबार देखती, कानपुर का समाचार तो पूरे ध्यान से पढ़ती। एक दिन उसने पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें 1 साल का सश्रम कारावास हुआ है। अब क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन की जो बात हो रही थी वो तो बहुत पहले से हो रही थी। जब उसका विवाह टल गया, उसी भी सत्याग्रह आंदोलन की खबर पूरे देश में फैल गई और जगह जगह गिरफ्तारियां होने लगी। उसको बच्चों की चिंता सताने लगी। इसी बीच उसने देखा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण स्तब्ध सी रह गई। फिर वो सोचती हुई टहलने लगी। कुछ देर में उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वो माँ के पास गई। उसने अपने सारे साहस को समेट कर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। वहाँ बच्चे हैं, गौरी ने कहा। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों सी। नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती की माँ भली भांति जानती थी। वो जानती थी गौरी इस बात पर हट पकड़ लेती है, कभी छोड़ती नहीं। इसलिए वो एकदम गौरी का विरोध ना कर सकी। बोली, पर मैं तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने थे। गौरी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को ना देखा था। कायदे के अनुसार उन्हें हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था। उन्हें बच्चों की चिंता लगातार बनी रहती थी, क्योंकि उनका विवाह नहीं हो पाया था। अब उनकी बुआ नहीं जिंदा थी और उन्हें नहीं मालूम था कि उनके बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उनके भी 3-4 बच्चे थे। वो बच्चों को कैसे रखेंगी? सीताराम जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, ना जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु ये क्या, आंगन में पहुंचते ही ठगे से रह गए, एकदम भौचक्के। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पद्मधूलि माथे से लगा ली। बच्चों, आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई नया चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं, जिससे मैं आपको उस चैप्टर को भी समझा सकूं।